हिंदी पेपर 2 स्नातक स्तरीय का ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान इसमें है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें भाषा विज्ञान में हम भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को हम जानेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो वह है अपरिवर्तनशीलता। भाषा हमेशा परिवर्तन करते रहता है। यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अनेक तरह से भाषा बदलते रहता है। ठीक है। तो भाषा या तो यादृच्छिकता हो सकता है, सृजनात्मकता हो सकता है, विविधता होता है। ठीक है। लेकिन भाषा अपरिवर्तनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18। ठीक है। तो कौन कौन सा बोली है? कौरवी, हरियाणी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस प्रकार से 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये है सो भारतीय आर्य भाषा काल विभाजन से संबंधित प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लौकिक संस्कृत है से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, जबकि प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा काल का काल विभाजन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, जबकि लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ये दोनों वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आते हैं, जबकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, जबकि अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। तो ये तीनों पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है, जबकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल यह 1100 ईस्वी से अब तक चलता आ रहा है। इसमें हिंदी तथा हिंदी से इतर भाषाएं जैसे 18 बोलियां हमने अभी पढ़ा, और हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि कौन कौन से 18 बोलियां हैं हिंदी का। तो हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौरवी, हरियाणी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, हड़ौती, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। तो ये सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी। असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि सी ऑप्शन असंगत है, जबकि संगत कौन कौन सा है? तो अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, सही है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ये भी पॉइंट सही है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नना भाषा कहा है, ये भी सही है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? तो वह है लिपि की। व्याकरण से लिपि की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जानकारी किससे मिलेगी? तो ध्वनि, शब्द और वाक्य की। व्याकरण से ध्वनि, शब्द और वाक्य की जानकारी मिलती है। किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? तो वह है पाली। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। और तीसरा भारतीय आर्य भाषा काल है, इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में हिंदी तथा हिंदी की इतर बोलियां आते हैं। ठीक है, तो पाली भाषा है सो प्रथम प्राकृत भाषा है। तो प्रथम प्राकृत भाषा, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा वह है पाली। ठीक है, तो पाली में ही बुद्ध भगवान का उपदेश हुआ था। ठीक है, तथा पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। पाली भाषा को क्या कहा जाता है? प्रथम देश भाषा। प्रथम देश भाषा पाली को बोला जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है साहित्यिक लेखन की विधि नहीं है। ठीक है, साहित्य इतिहास के लेखन कौन नहीं है? वह है अकारादिक क्रमठ लेखकों का कालक्रम साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। इसके बाद कुछ पॉइंट को हम देखेंगे। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है पिंगल। पिंगल है सो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के युग से बनी भाषा पिंगल है। पिंगल है सो अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के युग से बनी भाषा है। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे परिनिष्ठित भाषा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहेंगे परिनिष्ठित भाषा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद है हिंदी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक, उसके बाद लौकिक आता है, और मध्यकालीन में आता है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में हिंदी तथा हिंदी से इतर बोलियां आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी सही ऑप्शन होगा। कौन सा सत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने तथा बोलने में किया जाता है, मॉरिशस में। संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है? तो वह है भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। इसलिए ईश्वर ने इसी भाषा में, संस्कृत में ही वेदों की रचना की। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो वह है पिंगल। पिंगल भाषा अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से बनती है। अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मनोवैज्ञानिक। अर्थ परिवर्तन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? तो वह है लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना
3 अर्थ परिवर्तन हैं। ठीक है, तो कितने अर्थ परिवर्तन हैं? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, उसके बाद है अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया? तो वह है टकर और मिथेल ने। टकर और मिथेल ने। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। कौन कौन? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वानों ने विचार किया? तो वह है वृत्र। वृत्र विद्वान ने सबसे पहले अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में विचार किया, वह है वृत्र ने। निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वह उपयुक्त सभी। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार हैं अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थ विस्तार कहेंगे। ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो उसे कहेंगे आगम, लोप और विपर्यय। आगम, लोप और विपर्यय। ध्वनि परिवर्तन को और नाम से जानेंगे आगम, लोप और विपर्यय। निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार हैं? तो वह है 8 प्रकार हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो वह है 2। ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो ए और बी दोनों है, तो बाह्य कारण और आभ्यंतर कारण। ध्वनि परिवर्तन के 2 कारण हैं, बाह्य कारण और आभ्यंतर कारण। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है? तो उपयुक्त सभी है, व्यक्तिगत क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव व्यक्तिगत क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्रों में पड़ता है। ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को क्या कहते हैं? तो वह आभ्यंतर कारण। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो वह है ए और बी दोनों, आगम और लोप। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं 3 है, आगम, लोप और विपर्यय। आगम, लोप और विपर्यय 3 दिशाएं हैं। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है? तो वह है लोप। क्या है? लोप। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाएगा? तो उसे कहेंगे लोप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।